हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 19 न्यू डायनेमिक्स, मानसिक दिशा में बदलाव। अर्थ की तलाश करते हुए इंसान के भीतर आंतरिक तालमेल के बजाय आंतरिक तनाव भी उभर सकता है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा तनाव होना भी महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि जो चीज़ बद से बदतर हालात में भी इंसान को जीवन का अर्थ जानने में मदद करती है, वह उसके लिए संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नीत्शे के ये शब्द कितने विवेकपूर्ण हैं कि जिस मनुष्य के पास जीने के लिए एक क्यों है, वह लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है। मैं इन शब्दों में छिपे उस उद्देश्य को देख सकता हूँ जो किसी भी तरह की मनोचिकित्सक के लिए सच है। नाजी यातना शिविरों में यह बात साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वहाँ रहने वालों में से जो लोग ये जानते थे कि कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उनके लिए स्वयं को जीवित रख पाना अधिक आसान रहा। यातना शिविरों के बारे में लिखने वाले अन्य लेखक भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जापान, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी वियतनाम के युद्ध बंदियों पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोधों से भी ये नतीजे सामने आए हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मुझे ऑस्विट्ज के यातना शिविर में ले जाया गया तो मेरी एक ऐसी पांडुलिपि जब्त कर ली गई जो प्रकाशन के लिए लगभग तैयार थी। निश्चित ही इस पांडुलिपि को फिर से तैयार करने की मेरी गहरी इच्छा ने मुझे उन शिविरों की यातना और कष्टों को सहने की ताकत दी। मिसाल के लिए, एक बार बवेरिया कैंप में टाइफस बुखार ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था। तब मैंने कागज की बहुत सी कतरनों पर अपने लिए पांडुलिपि के नोट्स तैयार किए ताकि अगर मैं वहां से जीवित रिहा हो सकूं तो अपनी किताब को नए सिरे से तैयार कर सकूं और उसे प्रकाशित करवा सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि अंधकार से भरे बवेरियन कैंप की उन बैरकों में खोई हुई पांडुलिपि को नए सिरे से तैयार करने की इच्छा ने मुझे बचा कर रखा, वरना मैं पक्के तौर पर दिल के दौरे का शिकार होकर संसार से विदा ले सकता था। ये स्पष्ट देखा गया है कि मानसिक सेहत काफी हद तक तनाव की तीव्रता पर निर्भर करती है। व्यक्ति ने जो पा लिया है और उसे अभी जो चाहिए, उनके बीच का संघर्ष, या जो अभी वह है और उसे जो होना चाहिए, उसके बीच का अंतर। ऐसा तनाव मनुष्य के भीतर सहज भाव से पाया जाता है और इसलिए यह उसकी मानसिक सेहत के लिए बहुत मायने रखता है। हमें किसी भी आदमी को उसके जीवन के संभावित अर्थ की तलाश करने की चुनौती देने में संकोच नहीं करना चाहिए। केवल ऐसा करके हम उसे उसके आलस से बाहर निकाल कर जीवन के अर्थ की ओर भेज सकते हैं। मुझे यह धारणा बड़ी भ्रांतिपूर्ण लगती है कि किसी भी मनुष्य को सबसे पहले एक तनाव रहित अवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में होम्योस्टेसिस कहते हैं। दरअसल मनुष्य को तनाव रहित अवस्था नहीं, बल्कि किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष की अवस्था चाहिए। एक ऐसा काम जिसे उसने अपने लिए स्वेच्छा से चुना हो। उसे किसी भी कीमत पर केवल अपने तनाव से छुटकारा नहीं पाना है, बल्कि अपने लिए जीवन के उस अर्थ की तलाश भी करनी है जो उसका इंतजार कर रहा है। उसे अपने लिए होम्योस्टेसिस की अवस्था नहीं, बल्कि न्यू डायनेमिक्स की आवश्यकता है, यानी तनाव के ध्रुव क्षेत्र में अस्तित्व से जुड़े डायनेमिक्स, जहां एक ध्रुव पूरा किए जाने वाले अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा ध्रुव उस मनुष्य से जुड़ा होता है जिसे उसे पूरा करना है। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि यह बात केवल सामान्य परिस्थितियों में लागू होती है। मानसिक रोगियों के लिए भी यह उतना ही जायज है। अगर एक वास्तुशिल्पी किसी पुराने नींव के पत्थर को मजबूती देना चाहता है तो उस पर भार बढ़ा देता है ताकि जो हिस्से जोड़े गए हैं वे और भी पास आ जाएं। इस तरह अगर चिकित्सक अपने किसी रोगी की मानसिक सेहत में बदलाव चाहता है तो उसे व्यक्ति की मानसिक दिशा बदलते हुए जीवन के अर्थ की ओर प्रेरित करने व तनाव पैदा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि जीवन में अर्थ के साथ दिशा देने से रोगियों को कितना लाभ हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको उस भावना के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में अधिकतर रोगी ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि वे इस समय अपने जीवन की अर्थहीनता से ग्रस्त है। वे अपने लिए एक सार्थक जीवन का भाव नहीं रखते। वे अपने अंदर के खालीपन के शिकार होते हैं। उनके भीतर का सुन्नापन एक शून्य, वे स्वयं को उस स्थिति में पाते हैं जिसे मैंने अस्तित्व संबंधी खालीपन का नाम दिया है। अस्तित्व संबंधी खालीपन। 20वीं सदी में अस्तित्व संबंधी खालीपन का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये मनुष्य को हुई दोहरी हानि के कारण है।
जो उसे सही मायनों में इंसान बनने के बाद उठानी पड़ी है। अपने इतिहास के आरंभ में मनुष्य ने अपनी ऐसी पशु समान अंतःप्रेरणा को खो दिया जिसमें पशु का व्यवहार पिरोया गया है और जिसके कारण पशु स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। ये अंतःप्रेरणा खो देने के कारण मनुष्य के लिए वह सुरक्षा किसी स्वर्ग के द्वार की तरह हमेशा के लिए बंद हो गई। अब मनुष्य को अपने लिए चुनाव करने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरी हानि मनुष्य को हालिया विकास के कारण हुई है, जिसके कारण मनुष्य को बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। दरअसल उसके व्यवहार को दिशा देने वाली परंपराएं तेजी से समाप्त हो रही है। अब उसकी अंतःप्रेरणा उसे ये नहीं बताती कि उसे क्या करना होगा और न ही कोई परंपरा ये बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। कई बार तो वह खुद ये तक नहीं जान पाता कि वास्तव में उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह कुछ ऐसा करने लगता है जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, या फिर वह कुछ ऐसा करने की चाहत रखता है जो बाकी लोग उसे करते हुए देखना चाहते हैं। हाल ही में हुए सर्वेक्षण से पता चला कि मेरे यूरोपियन छात्रों में से 25% के भीतर अस्तित्व संबंधी खालीपन है, जबकि मेरे अमेरिकी छात्रों में यह प्रतिशत 60 तक पहुंच गया है। यह अस्तित्व संबंधी खालीपन आजकल ऊब के रूप में सामने आ रहा है। अब हम शोपेनहावर की इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जाति अनंत रूप से दुख व निरस्ता की दो अत्तियों के बीच झूलते रहने के लिए स्थापित है। दरअसल अब निरस्ता इसका एक बड़ा कारण बनती जा रही है और निश्चित ही मनोचिकित्सकों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि एक औसत कर्मचारी के जीवन में काम के बाद खाली समय की संख्या बढ़ रही है। उसके बहुत से काम मशीनों से पूरे होने के कारण उसके पास काफी समय बच जाता है। कितने अफसोस की बात है कि अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें यह जो अतिरिक्त समय मिलता है उसमें उन्हें क्या करना चाहिए। मिसाल के लिए हम संडे न्यूरोसिस की बात करते हैं। ये एक तरह की उदासीनता है जो उन लोगों पर अपना असर दिखाती है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल खाली पाते ही अपने भीतर के शून्यपन और खालीपन से गिर जाते हैं। इसी अस्तित्व संबंधी खालीपन या अधूरेपन के कारण ही आत्महत्या के भी बहुत से मामले सामने आते रहते हैं। जब तक हम निराशाजनक, आक्रामक और हानिकारक लतों के पीछे छिपी अस्तित्व संबंधी खालीपन को नहीं पहचानेंगे, तब तक इनसे ग्रस्त लोगों को भी सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। पेंशन भोगियों व बुजुर्गों के मामले में भी यह बात लागू होती है। इसके अलावा अस्तित्व संबंधी खालीपन कई तरह के मुखौटों व नकाबों के साथ भी सामने आता है। कई बार अर्थ पाने की निराश इच्छा अपनी पूर्ति के लिए शक्ति हासिल करने की इच्छा में भी बदल जाती है। इसमें शक्ति पाने की इच्छा का सबसे आरंभिक स्वरूप यानी धन पाने की इच्छा भी शामिल है। कुछ मामलों में अर्थ पाने की निराश इच्छा स्वयं को सुख पाने की इच्छा के रूप में प्रकट करने लगती है। यही कारण है कि लोग अस्तित्व संबंधी खालीपन की पूर्ति काम, वासना संबंधी गतिविधियों से करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि अस्तित्व संबंधी खालीपन के दौरान काम वासना भी बढ़ जाती है। मनोरोगियों के मामलों में तो कोई दूसरी तरह की घटनाएं भी सामने आती है। इससे जुड़े कई दुष्चक्र भी हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। हालांकि हम स्पष्ट देख सकते हैं कि अस्तित्व से जुड़ा यह खालीपन बढ़ता ही जाता है। अगर हम ऐसे रोगियों की मनोचिकित्सा करते हुए उन्हें लोगोथेरेपी नहीं देंगे तो उनकी अवस्था में सुधार लाने में कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी रोगी के अस्तित्व से जुड़े शून्य को भर दिया जाए तो आगे उसकी अवस्था को संभाला जा सकता है। यहाँ ये बात साफ है कि केवल न्यूरोजेनिक ही नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी हमें लोगोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए। कई बार तो ये न्यूरोसिस में भी कारगर हो सकती है। यहाँ इस संदर्भ में मगडाबी अर्नोल्ड के इस वक्तव्य को उचित ठहराया जा सकता है कि भले ही कोई भी थेरेपी हो उसमें थोड़ी बहुत लोगोथेरेपी होनी चाहिए, चाहे वे कितनी भी अमान्य क्यों न हो। अब हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर रोगी हमसे पूछता है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। जीवन का अर्थ, मुझे संदेह है कि इस बारे में कोई भी डॉक्टर एक सटीक उत्तर दे सकेगा। दरअसल हर मनुष्य के लिए उसके जीवन का अर्थ अलग होता है, जो हर दिन या घंटे के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ संपूर्ण जीवन के अर्थ से ज्यादा यह बात मायने रखती है कि किसी एक क्षण विशेष में मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ हो सकता है।
अगर आप इस प्रश्न का कोई सामान्य सा उत्तर चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा ही होगा। मानो आप किसी शतरंज के खिलाड़ी से पूछें कि दुनिया में शतरंज की सबसे बेहतर चाल या दाव कौन सा है। किसी भी खेल में उसके मौजूदा हालात या सामने वाले खिलाड़ी के व्यक्तित्व को उपेक्षित करते हुए कोई भी चाल अच्छी, बुरी या सबसे बेहतर नहीं हो सकती। मनुष्य के अस्तित्व पर भी ये बात लागू होती है। हमें जीवन के लिए समझ से परे वाली अर्थ की तलाश नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास जीवन में कोई विशेष कार्य या मिशन होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसे न तो बदला जा सकता है और न ही कोई दूसरा कार्य उसका स्थान ले सकता है। इस तरह हर इंसान का काम उसके लिए अनूठा है और उसके पास इसे पूरा करने का अनूठा अवसर भी होता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति मनुष्य के सामने कोई न कोई चुनौती खड़ी करती है और उसे किसी न किसी समस्या का हल निकालना होता है। दरअसल जीवन के अर्थ के बारे में किया गया प्रश्न इससे विपरीत भी हो सकता है। अंततः मनुष्य को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसके जीवन का लक्ष्य व अर्थ क्या है, बल्कि उसे समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ जानने का काम उसका स्वयं का है। कुल मिलाकर जिंदगी हर मनुष्य से सवाल करती है और वह जिंदगी को इस सवाल का जवाब तभी दे सकता है जब वह अपने जीवन के लिए जवाबदेह हो। एक ऐसा जीवन जिसकी वह जिम्मेदारी ले सकता हो। इस तरह यह कहना सही होगा कि लोगोथेरेपी जिम्मेदारी की भावना में ही मनुष्य के अस्तित्व का सार देखती है।